अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप सबको गुज़र ईद बहुत बहुत मुबारक हो। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम जा रहे हैं कुछ नया सा रीड आउट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और वो ये है कि आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ईटा एमसीक्यूज़ को जानने की कोशिश करते हैं। लिहाजा एक एक पॉइंट को आप लोग बड़े गौर से सुने, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी होंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। सो डियर स्टूडेंट, we are going to start understanding some ETA MCQs from the chapter number 1, that is cell structure and function. So let's start. अच्छा, MCQs number 1 को आप लोग बड़े गौर से सुनिए। Cell that makes steroid hormones are rich in dash. MCQs है कि वो सेल जो आपके साथ बनाते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स, उस सेल के अंदर किस चीज की मिकदार सबसे ज्यादा होती है? ऑप्शन नंबर ए RER, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर बी SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन नंबर सी गोल्जी बॉडी, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। अब इस MCQs को अगर आप लोगों ने समझना है तो मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए। MCQs में आप लोगों से मांग रहे हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स उससे कहते हैं जो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल अभी क्या चीज है? कोलेस्ट्रॉल एक डिराइव लिपिड है, एक लिपिड का एक टाइप है। इट मीन के स्टेरॉइड हार्मोन बेसिकली लिपिड से बनने वाले हार्मोन्स होते हैं, ये लिपिड डेरिवेटिव्स है। तो जाहिर बात है अगर आप इस ऑप्शन में से देखें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है? तो वो आपके साथ क्या चीज है? SER। तो इट मीन जो सेल आपके साथ स्टेरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस में एक अहम रोल अदा करता है, उस सेल के अंदर सबसे ज्यादा चीज क्या होगा? SER होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से सेल आपके साथ स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाते हैं, क्योंकि RER प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, क्योंकि RER ग्रेनुलर है, इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होता है। SER प्रोटीन्स नहीं बनाते, ये लिपिड सिंथेसिस में एक अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि SER होते हैं ए ग्रेनुलर, इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते। जबकि गोल्जी बॉडी जो है ये लिपिड और प्रोटीन की मॉडिफिकेशन में मदद करता है और इसको चेंज करता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर। तो MCQs नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन आपके साथ है वो क्या है जी? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बढ़ते हैं जी MCQs नंबर 2 पर। डैश टाइप ऑफ RNA आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक इसके अंदर मौजूद है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने टाइप ऑफ RNA मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि RNA की 3 टाइप्स है: मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA। मैसेंजर RNA, सेकंड इज कॉल्ड tRNA, ट्रांसफर RNA, एंड थर्ड इज नाउन एज rRNA, राइबोसोमल RNA। तो कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन तीनों RNA में कौन सा प्रेजेंट है? एक है या दो है या सारे के सारे तीनों टाइप्स ऑफ RNA माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है? अब ये बड़ा ट्रिकी MCQs है, तो इसका आंसर बड़े गौर से सुनिए। आपको इस चीज का इल्म होगा ना कि हमारे सेल के अंदर 2 ऐसे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स है जिसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील्स भी हम कहते हैं, और उसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील के साथ साथ हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील्स भी कहते हैं, क्योंकि इन 2 ऑर्गेनील्स के पास एक सलाहियत है प्रोटीन सिंथेसिस की कि ये अपने लिए खुद प्रोटीन्स बनाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं। तो जाहिर बात है चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस कर सकती है, सो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर एक RNA इन्वॉल्व नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस जिसको हम ट्रांसलेशन प्रोसेस भी कहते हैं, इसके अंदर तीनों RNA इन्वॉल्व है। ऑलरेडी आपको इस चीज का इल्म है कि दोनों राइबोसोमल सब यूनिट के दरमियान मैसेंजर RNA अटैच हो जाता है। मैसेंजर RNA के अंदर कोडॉन्स होते हैं जो राइबोसोम को बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपने कौन से एमिनो एसिड को कौन से सीक्वेंस या पोजीशन के अंदर अरेंज करना होता है। बाकी राइबोसोम के पास कोडान की बुनियाद पर एमिनो एसिड ट्रांसफर कौन कर रहा होता है? ट्रांसफर RNA। बाकी rRNA, तो rRNA राइबोसोमल RNA का हिस्सा है, तो इट मीन के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तीनों RNA प्रेजेंट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज 3 टाइप, तीनों की तीनों। अच्छा, MCQs नंबर 3, एंजाइम्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन डैश। अच्छा, बड़ा ट्रिकी MCQs है जी। वो एंजाइम्स
जो बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन अमल में इन्वॉल्व होता है उस एंजाइम्स की लोकेशन कहां पर है, वो बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर कहां पर प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी मीजोसोम्स, ऑप्शन नंबर सी साइटोसोल एंड ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम। तो एक पॉइंट आप बड़े गौर से सुने, जब भी आप रेस्पिरेशन का जिक्र सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आ जाता है कि यार रेस्पिरेशन अमल तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो यहां पर रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया का जिक्र हो रहा है, तो बैक्टीरिया के अंदर तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स ही नहीं है, इट मीन के बैक्टीरिया के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर होता है जिसको मीसोसोम कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके साथ मीसोसोम है। तो मीसोसोम बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इनवर्ड फोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड मीसोसोम, और इसी मीसोसोम के अंदर रेस्पिरेशन अमल के एंजाइम्स प्रेजेंट है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके साथ भी है। बढ़ते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 4। ट्रिप्लेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन डैश। सबसे पहले तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल बेसिकली क्या चीज है। जैसे कि आपको पता है कि सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट होती है तो कुछ में डुप्लेट होती है, कुछ में ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट का मतलब यह है कि हर एक सेट जो है वो बेसिकली 3 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्रिपलेट सेट के फॉर्म में मौजूद होते हैं, हम उसको ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में देखें, ऑप्शन नंबर ए सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर बी सीलिया, ऑप्शन नंबर सी फ्लैजेला एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो याद रखें कि सेंट्रियोल जो है ये इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि सेंट्रियोल के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उसकी अरेंजमेंट बेसिकली ट्रिपलेट सेट्स के अंदर होती है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सेंट्रियोल है। बाकी सीलिया और फ्लैजेला ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, लेकिन इन दोनों में जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो डुप्लेट सेट्स की शक्ल में होते हैं, लिहाजा यहां पर ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल। और ये भी आपको मैं बताता चलूं, एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो सेंट्रियोल है इसके अंदर बेसिकली टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल के सेट्स होते हैं। तो इसमें जो टोटल सेट्स है वो आपके साथ 9 है, और हर एक सेट ट्रिपलेट है। तो इट मीन के 9 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मीन के इसके अंदर 9 ट्रिपलेट सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो वो आपके साथ सेंट्रियोल के अंदर 27 है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेड बाय द ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये बड़ा ट्रिकी और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर आप इस 4 ऑप्शन में देखें इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से नहीं बनता। ऑप्शन नंबर ए सीलिया, ऑप्शन बी सेंट्रियोल, ऑप्शन सी यूग्लिनर फ्लैजेला, फ्लैजेला ऑफ द यूग्लिना, एंड ऑप्शन डी बैक्टीरियल फ्लैजेला। तो एक पॉइंट आप बड़े गौर से सुनिए, इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके साथ क्या है, बैक्टीरियल फ्लैजेला, क्योंकि बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला है वो बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन से नहीं बनता है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, लेकिन ये बात आप सुनिए, जो पहले 3 ऑप्शन है सीलिया, सेंट्रियोल एंड यूग्लिनर फ्लैजेला, ये तीनों स्ट्रक्चर बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियल फ्लैजेला है ये आपके साथ ट्यूबुलिन से नहीं बनता। हालांकि इधर भी आप देखिए फ्लैजेला है, लेकिन ये फ्लैजेला किस चीज का है, यूग्लिनल फ्लैजेला है, और यूग्लिना बेसिकली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है अगर उसके अंदर फ्लैजेला एग्जिस्ट होगा तो सारे यूकैरियोटिक फ्लैजेला का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो ट्यूबुलिन होगा। लेकिन बैक्टीरियल फ्लैजेला में बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आपके साथ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, लिहाजा प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला या बैक्टीरियल फ्लैजेला ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से नहीं बनता, ये बनता है जी फ्लैजेलिन प्रोटीन से। तो इसमें चूंकि राइट ऑप्शन आपके साथ बैक्टीरियल फ्लैजेला है एमसीक्यूज के हिसाब से कि बैक्टीरियल फ्लैजेला इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूबुलिन प्रोटीन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लैजेलिन प्रोटीन। बढ़ते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 6 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेल वॉल कंटेन डैश। अभी ऑलरेडी आपको पता है ना कि सेल वॉल के मेन 3 पार्ट्स होते हैं, इसमें 2 वॉल है और 1 लेयर है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमला, अगर हम मतलब प्लांट के सेल वॉल की बात करते हैं। अभी यहां पर कहते हैं कि जो
प्लांट के सेल वॉल का जो प्राइमरी पार्ट है, प्राइमरी सेल वॉल, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, मीन किन किन चीजों से प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द ग्रीन प्लांट बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोनोसेकेराइड, ऑप्शन नंबर बी ओलिगोसेकेराइड, ऑप्शन नंबर सी पॉलीसेकेराइड एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन को तो हम एक्सक्लूड करते हैं, प्रोटीन तो इसके अंदर है नहीं। इट मीन के सेल वॉल ऑफ प्राइमरी सेल वॉल ऑफ द ग्रीन प्लांट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन अभी आप टोटली कंफ्यूज है कि जी कार्बोहाइड्रेट सर इनके जो 3 टाइप्स है, कार्बोहाइड्रेट का पहला टाइप है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो सर हम थोड़ा सा कंफ्यूज है कि कौन सा है। तो ऑलरेडी इसका जो आंसर है, उससे पहले एक चीज आप लोगों ने जहन में याद रखना है कि अगर आप बुक उठा के देखें तो बुक में लिखा है कि प्राइमरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ नंबर 1 सेल्यूलोज, सेकंड इज पेक्टिन and third is hemicellulose। बुक में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि जिसमें मोनोसेकेराइड, ओलिगो या पोली, लेकिन ट्रिकी है ना, तो आप लोग बड़े गौर से देखें। सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमिसेल्यूलोज, ये तीनों मॉलिक्यूल जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। और कौन सा है? ये पॉलीसेकेराइड है। इनके पॉलीसेकेराइड उस कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं जिसके अंदर 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, पॉलीसेकेराइड। सो प्राइमरी सेल वॉल कंटेन सेल्यूलोज, पेक्टिन, हेमिसेल्यूलोज, और ये तीनों की तीनों मॉलिक्यूल बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मीन के ये पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं जी। विच इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन? आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्लाइको प्रोटीन या जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं ये बेसिकली रिसेप्टर्स का रोल अदा करते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं? तो इसको समझने से पहले एक पॉइंट आप लोग बड़े गौर से देखिए डियर स्टूडेंट, के जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर कोई भी सेल का मेम्ब्रेन उठाकर दे कि उसके ऊपर जो रिसेप्टर है, इसका रोल को समझने के लिए उसको मैं 2 टर्म देता हूं कि ये आप लोगों ने जहन में याद रखना है। नंबर 1 ये रिसीवर है एंड सेकंड ये डिटेक्टर है। रिसीवर का मतलब ये है ना कि ये हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के मैसेंजर्स घूमते हैं जिसके पास एक सिग्नल होता है, और वो मैसेंजर जिसको हार्मोन्स भी हम कहते हैं, या जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी केमिकल मैसेंजर को सिक्रीट करते हैं, डेटा आर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये केमिकल मैसेंजर जब सेल को एक सिग्नल देता है तो ये रिसेप्टर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है ये उस हार्मोन्स या न्यूरो ट्रांसमीटर जो मैसेंजर मॉलिक्यूल है उनसे मैसेज को रिसीव करते हैं। तो ये एज अ रिसीवर का रोल भी अदा करता है। सेकंड, सेल के पास जो भी चीज आता है, अगर वो फूड मॉलिक्यूल है या वो हार्मोन है या वो आपके साथ कोई एंटीजन है, कोई जर्म है, तो सेल को कैसे पता चलता है कि मेरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? तो रिसेप्टर के जरिए से पता चलता है। इट मीन के रिसेप्टर सिग्नल को सिर्फ रिसीव नहीं करता बल्कि ये सेल के आउटसाइड माहौल में हर किस्म की चीज को रिकॉग्नाइज करता है, उसको डिटेक्ट करता है। तो ये डिटेक्टर और रिसीवर, ये 2 चीजें आप लोगों ने रिसेप्टर के फंक्शन को समझने के लिए अपने जहन में याद रखना है। अभी इसके ऑप्शन बड़े गौर से सुने। रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, एंटीजन को पहचानना रिसेप्टर का रोल ये भी है। रिसेप्शन ऑफ द नर्व इंपल्स, सिग्नल को लेना ये भी है। डिटेक्शन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल, अगर सेल के पास कोई फूड मॉलिक्यूल आ गया, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसको भी रिकॉग्नाइज करता है, डिटेक्ट करता है। तो ये तीनों के तीनों फंक्शन रिसेप्टर्स के हैं। लिहाजा इसमें जो नंबर डी ऑप्शन है ऑल, ये आपके साथ राइट ऑप्शन है। फिर जी एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। अ बैलेंस ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर गिव राइज टू डैश। ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, प्लांट से टिश्यू लेते हैं, उसको आर्टिफिशियल माहौल में हम ग्रो करते हैं और उनसे हम एक बड़ा नया प्लांट बनाते हैं। इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर जब हम करते हैं तो टिश्यू कल्चर के दौरान जब हम एक वक्त में 2 हार्मोन को सेम रेशियो में इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, तो उस वक्त टिश्यू से क्या चीज बनता है? ऑप्शन नंबर ए रूट बनता है, ऑप्शन बी शूट बनता है, या कैलिस बनता है, या ए और बी रूट और शूट दोनों बनता है। तो जब भी हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को सेम रेशियो में इस्तेमाल करते हैं तो याद रखें आपके साथ कैलिस बनेगा, जो एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स होते हैं, मतलब जो किसी भी ये खास किस्म के ऑर्गन में डिफरेंशिएट नहीं हुए होते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं हुए होते हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स होते हैं, लूजली अरेंज मास ऑफ सेल्स होते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ आएगा वो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज कॉल्ड कैलिस फॉर्मेशन। एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं जी। विच वन इज परमानेंट स्ट्रैंड, सॉरी नॉट स्ट्रैंड। इसमें बेसिकली कहते हैं कि जी कौन सा आपके साथ परमानेंट स्ट्रेन है। अच्छा, अगर आप यूनिट नंबर 1 में बड़े गौर से देखें ना तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सम स्ट्रेन्स आर कॉल्ड टेम्पररी स्ट्रेन एंड सम्स आर नोन एज अ परमानेंट
यस, परमानेंट स्ट्रेन। तो अगर आप इस ऑप्शन को बड़े गौर से देखें तो इसमें कहा गया है कि कौन सा आपके साथ है परमानेंट स्ट्रेन, एनिलाइन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, लेशमैन स्ट्रेन या ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रेन है ये आपके साथ क्या है, परमानेंट स्ट्रेन। परमानेंट स्ट्रेन उसे कहते हैं जो एक मरतबा सिल पर आप अप्लाई करते हैं तो वो बड़े मुश्किल से रिमूव होता है। टेम्पररी उसे कहते हैं जो इजीली आपके साथ रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो अभी इस परमानेंट और टेम्पररी स्ट्रेन को समझने के लिए एक सेंटेंस से उसको मैं कोट करता हूं, उसको आप लोगों ने जहन में याद रखना होगा। तो एक पॉइंट आप लोग बड़े गौर से सुनिए। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर अगर आप लोग देखें मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है इस चीज़ के लिए ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें और आप लोग आसानी से मेमोराइज कर सके परमानेंट स्ट्रेन। देखें, अनीला मुल्तान से फुल बोरी एग्स लाई। अभी इसमें जो हर एक वर्ड है उसका जो पहला लेटर, पहले अल्फाबेट है, देखिए अनीला में ए है ना, तो ए का मतलब आप लोग लेंगे एनिलाइन ब्लू जो एक परमानेंट स्ट्रेन है। मुल्तान में फर्स्ट लेटर एम है तो एम मीन मिथाइलिन ब्लू। फिर से में एस आता है तो एस मीन सेफ्रेनिन स्ट्रेन। फिर फुल में एफ आता है तो एफ मीन फ्यूगन स्ट्रेन। फिर बोरी में बी बोरेक्स कार्माइन। फिर इग्स में ई इयोजेन और फिर लाई में एल लेशमैन स्ट्रेन। तो इस सेंटेंस को याद करके आप लोग आसानी से परमानेंट स्ट्रेन को मेमोराइज कर सकते हैं। अगर फिर हम बात करें टेम्पररी स्ट्रेन जो आपके साथ तीन है, आयोडीन सोल्यूशन, स्कर्ड सोल्यूशन एंड एनिलाइन सल्फाइड। तो इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है इंटरनेशनल सऊदी एयरलाइन। तो इसमें पहला आई है तो आई मीन आयोडीन सोल्यूशन, सऊदी में एस स्कर्ड सोल्यूशन और एयरलाइन में पहला लेटर जो ए है ये रिप्रेजेंट करता है एनिलाइन सल्फाइड। लेकिन आप लोग यहां पर भी दो का कह सकते हैं कि एनिलाइन के नाम से दो किस्म के स्ट्रेन है, जो एक टेम्पररी है और एक परमानेंट है। परमानेंट में वो एनिलाइन ब्लू है और जो टेम्पररी है उसमें उसमें आपके साथ एनिलाइन सल्फेट। तो इस चीज को बड़े गौर से आप लोग देखिएगा। बढ़ते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 10 में। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय डैश। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उनकी डिवीजन किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है या वो कैसे होती है? ऑप्शन नंबर ए सेल डिवीजन, सेल्फ रेप्लिकेशन, न्यूक्लियस एंड ऑप्शन नंबर डी इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो एक चीज आप जहन में याद रखें, आपको इस चीज का इल्म है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है। तो जाहिर बात है एक सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेल को सप्लाई कर सके। तो इट मीन के सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपनी ही सेल्फ रेप्लिकेशन अमल के जरिए से अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो इट मीन के माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिवीजन है वो बेसिकली सेल के डिवीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तभी तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनील का नाम भी दे सकते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपके साथ होगा वो क्या है? सेल्फ रेप्लिकेशन। एमसीक्यूज नंबर 11। माइटोकॉन्ड्रिया इज इनहेरिटेड टू बेबी बाय डैश। ये बहुत ट्रिकी और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि माँ बाप से, फादर और मदर या पेरेंट से औलाद में जो माइटोकॉन्ड्रिया मुंतकिल होती है तो बेसिकली ये किस चीज के जरिए से होती है? फ्रॉम फादर स्पर्म, बाप के स्पर्म से, मदर एक या माँ के एक से जो एक सेक्सुअल है, गमीट है, या बोथ दोनों से, या नन, इसमें कोई भी आंसर नहीं है। तो इस चीज के लिए आप लोग मेरी बात को बड़े गौर से सुने। जैसे कि आपको पता है ना कि जब भी स्पर्म और एग, जिसको हम ओवम भी कहते हैं, ये दोनों सेक्स सेल जब फ्यूज हो जाते हैं तो इससे जायगोट बनता है। जायगोट आगे एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद बेबी में चेंज हो जाता है। तो एक पॉइंट आप लोग बड़े गौर से सुने डियर स्टूडेंट कि जब भी स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो याद रखें स्पर्म के हिट के अंदर जो हिप्लॉइड न्यूक्लियस है वो बेसिकली ओवम में मुंतकिल हो जाता है। तो ओवम का अपना हिप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म के हिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ मिल जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो एग है ये फर्टिलाइज हुआ। तो जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर इस एग को हम जायगोट कहते हैं। तब जायगोट को हम फर्टिलाइज एग का नाम भी दे सकते हैं। तो चूंकि हेड के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होते नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया तो स्पर्म के मिडपीस के अंदर होते हैं, लिहाजा इसमें जो राइट ऑप्शन है कि इसी ओवम से जायगोट बनता है। तो ओवम के अंदर तो ऑलरेडी अपने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, इट मीन स्पर्म से कोई माइटोकॉन्ड्रिया इंटर नहीं होते, लिहाजा बेबी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एग से ही मुंतकिल होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके साथ है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मदर एग।
बढ़ते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 12 की तरफ। इफ अ टैडपोल फ्रॉग इज नॉट एबल टू डीजेनरेट द टैल इट्स ड्यू टू लेक ऑफ डैश ऑर्गेनेल। मेटामॉर्फोसिस अमल के दौरान बिलफर्ज ईटा में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मेटामॉर्फोसिस अमल के दौरान जब फ्रॉग लार्वा के फॉर्म में होता है, टैडपोल के फॉर्म में होता है और उस वक्त वो अपने टेल को डीजेनरेट नहीं कर पाता तो किस ऑर्गेनेल की गैर मौजूदगी की वजह से होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके साथ है लाइसोसोम। ठीक है, सेंट्रियोल भी नहीं है, पैरोक्सिसोम भी नहीं है, ग्लाइऑक्सिसोम भी नहीं है, आपके साथ राइट ऑप्शन जो है वो लाइसोसोम है। क्योंकि लाइसोसोम बेसिकली इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम या इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। तो इसी लाइसोसोम जो इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इसी डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से ये टेल के सेल्स को डिजेनरेट करने में एक अहम किरदार अदा करता है। एमसीक्यूज नंबर 13, ग्लाइऑक्सिसोम हैव अ रोल इन डैश। ये बहुत ट्रिकी एमसीक्यूज है। ग्लाइऑक्सिसोम इन ऑप्शन में से किस चीज के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है? ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोनियोजेनेसिस या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। अभी अगर आप चैप्टर नंबर 1 में ग्लाइऑक्सिसोम टॉपिक को उठाकर देखें, इसमें आपको कोई वर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक ट्रिकी एमसीक्यूज है। ग्लाइऑक्सिसोम का जो फंक्शन आपकी बुक में एक्सप्लेन है तो वो फंक्शन आपके साथ ये है कि ग्लाइऑक्सिसोम फैटी एसिड को एंजाइम की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करते हैं। मीन के फैटी एसिड की कन्वर्जन करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अभी आप देखें फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। तो बड़े गौर से सुनिए कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट जो यहां पर फैटी एसिड है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके साथ है वो सी है। MCQs नंबर 14, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन डैश। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कहां पर होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है तो हमारे साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ऑटोमेटिकली आपके जहन में आएगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आप लोग एक्सक्लूड करें कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के का तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। रह गया ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोमा और ऑप्शन नंबर सी ग्राना और ऑप्शन नंबर डी थैलेकॉइड्स। तो जाहिर बात है जब भी आपके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन ग्लूकोज के अंदर होती है तो इस अमल को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड केल्विन साइकिल, आल्सो कॉल्ड C3 साइकिल, आल्सो कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और आप सबको इल्म है कि जी डार्क रिएक्शन बेसिकली कहां पर होता है? जी स्ट्रोमा में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके साथ बी है। फिर एमसीक्यूज नंबर 15 जो आज के लेक्चर का आखिरी एमसीक्यूज है। नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फ्रॉग हिप्लॉइड सेल आर डैश। अगर आप मेंढक फ्रॉग का हिप्लॉइड सेल ले ले तो फ्रॉग के हिप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम के जोड़े कितने होते हैं? बड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज है। ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो मेरी बात को जी बड़े गौर से सुनिए, ये बड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज है। हिप्लॉइड सेल जो है अगर अब ह्यूमन का ले लिया, किसी भी एनिमल का ले ले, तो हिप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्म में नहीं होते बल्कि अनपेयर में होते हैं। डिप्लॉइड सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स पेयर फॉर्म में होते हैं, तभी तो हम उस सेल को डिप्लॉइड कहते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम 23 पेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और हर एक पेयर के अंदर एक पैटर्नल फादर वाला क्रोमोसोम होता है और एक मैटरनल मदर वाला होता है। लेकिन हेप्लॉइड के अंदर ये पेयर आपके साथ सिग्रीगेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इट मीन कि हेप्लॉइड सेल के अंदर क्रोमोसोम आपके साथ अनपेयर फॉर्म में होता है। तो ज्यादातर बच्चे जो है वो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाते हैं, बस उन्होंने ये चीज रटा किया हुआ होता है कि जी हेप्लॉइड सेल के अंदर तो क्रोमोसोम की नंबर हाफ होती है, तो जी मेंढक के अंदर टोटल नंबर 26 है तो मतलब हाफ तो 13 आ गए, तो वो जाकर बी को टिक करेंगे। लेकिन सेंटेंस को तो बड़े गौर से रीड करें कि यहाँ पर पेयर के बारे में पूछा गया है। तो इट मीन के फ्रॉग के हिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम पेयर फॉर्म पर मौजूद ही नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके साथ नन है। बेसिकली चैप्टर नंबर 1 में मजीद एमसीक्यूज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।